द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। इसका एक्ट नंबर है 32 एक्ट नंबर है इसका, ठीक है। और जब हम इसके सेक्शंस की बात करते हैं तो इसमें सेक्शंस आते हैं 46 सेक्शंस हैं इसके अंतर्गत। इसमें एक शेड्यूल दे रखी है पीछे, और इसमें जो चैप्टर्स हैं वो टोटल चैप्टर है 9 चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? सेक्शन 46 हैं वो 9 चैप्टर्स के अंदर अंदर आ रहे हैं। क्या हुआ था, ये 19 जून 2012 को बना था और 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ था। किसका एक्ट है ये एक्ट है बालकों का, यानी कि चिल्ड्रंस का एक्ट है। 14 नवंबर को क्या आता है? 14 नवंबर को आता है चिल्ड्रंस डे, जो बच्चों के लिए एक विशेष दिन घोषित किया गया है चिल्ड्रंस डे, वो आता है 14 नवंबर को। तो जो बालकों का जो अधिनियम है वो भी लागू होता है 14 नवंबर को। तो आप याद कर सकते हैं कि वे बालक है और यहाँ पे आता है चिल्ड्रंस डे। तो चिल्ड्रंस डे पे क्या हुआ था, ये लागू हुआ था। तो आप इसे कनेक्ट करके इसको याद रख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। जब भी हम किसी एक्ट को स्टार्ट करते हैं तो आप जानते हैं कि हम सबसे पहले इसकी इंडेक्स देख के आते हैं। इंडेक्स देख के हम इसलिए आते हैं ताकि हम क्या कर सकें कि एक बार गो थ्रू कर सके कि आखिर इस एक्ट में हमको क्या क्या दे रखा है, किस किस से रिलेटेड प्रोविजंस दे रखे हैं। तो बात करते हैं हम सबसे पहले चैप्टर 1 की। चैप्टर 1 आता है प्रारंभिक यानी कि प्रिलिमिनरी पार्ट। सेक्शन 1 से लेकर 2 तक कवर कर रहा है, 2 सेक्शन है इसके अंतर्गत, ठीक है। फिर आता है हमारा जो चैप्टर 2 आता है, वो आता है बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध। लैंगिक अपराध के बारे में बात करते हैं। इसका मतलब हो गया सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन। बच्चों के विरुद्ध जो लैंगिक अपराध होते हैं, जो बेसिकली अपराध डिफाइन किए गए हैं, वो यहीं से किए गए हैं, सेक्शन 3 से लेकर 12 तक। क्या ये पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? जी हाँ, ये पार्ट हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में हमको बता रखा है कौन कौन से अपराध है और इसके क्या क्या दंड दिए जाएंगे। फिर आता है हमारा चैप्टर 3। चैप्टर 3 बात करता है कि भाई अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए बालक का उपयोग और उसके लिए दंड। ये सेक्शन कवर कर रहा है 13 से लेके 15 तक, ठीक है। फिर आता है चैप्टर 4। चैप्टर 4 बात करता है अबेटमेंट की, यानी कि हो गया किसी अपराध का दुष्प्रेरण और उसको रोकने के लिए प्रयत्न। ये बात कर रहा है सेक्शन 16 से लेके 18 तक की, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम चैप्टर 5 की तरफ। चैप्टर 5 बोल रहा है मामलों की रिपोर्ट की प्रक्रिया। मामलों की जो रिपोर्ट की जाएगी उनके संबंध में क्या प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, वो बता रहा है हमको चैप्टर 5, जो कवर कर रहा है सेक्शन 19 से लेकर 23 तक। फिर बात करेंगे चैप्टर 6 की। चैप्टर 6 कहता है बालकों के कथन अभिलिखित करने की प्रक्रिया। जो बालक होंगे इनके कथन किस किस प्रक्रिया से लिखित किए जाएंगे, अभिलिखित किए जाएंगे, रिकॉर्ड वगैरह किए जाएंगे, उनके संबंध में जो प्रोसेस बताया गया है वो बताया गया है 24 से लेकर 27 तक। अब बात करते हैं चैप्टर 7 की। चैप्टर 7 बात कर रहा है हमें विशेष न्यायालय के बारे में। विशेष न्यायालय कवर कर रहा है सेक्शन 28 से लेकर 32 तक। अब बात करेंगे चैप्टर 8। चैप्टर 8 बात करता है विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियां तथा साक्ष्य का अभिलेखन, कि जो विशेष न्यायालय बने गए हैं, स्पेशल कोर्ट्स जो बने हुए हैं, उनका क्या प्रोसेस फॉलो होगा, उनकी पावर्स क्या होगी, और वो साक्ष्य को रिकॉर्ड कैसे करेंगे, साक्ष्य का अभिलेखन कैसे करेंगे। फिर जो लास्ट पार्ट आता है चैप्टर 9, वो आता है प्रकरण के बारे में, यानी कि मिसलेनियस के बारे में। जैसा कि हम जब भी किसी एक्ट को देखते हैं तो उसमें हमारे पास कुछ भी मिसलेनियस प्रोविजंस जो बचे हुए होते हैं वो उसी में कवर होते हैं। कवर हो रहे हैं सेक्शन 39 से लेके 46 तक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के सबसे पहले देखेंगे कि पॉक्सो एक्ट, जिसका नाम है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, जिसको कि हम पॉक्सो बोलते हैं। तो पॉक्सो एक्ट का उद्देश्य क्या होता है? पॉक्सो एक्ट का उद्देश्य होता है बालकों का संरक्षण करने का। कौन से बालक कवर होंगे? यहाँ पे वो बालक कवर होंगे जो पॉक्सो एक्ट के अंदर डिफाइन कर रखे हैं कि आखिर बालक होता कौन है। जब हम आगे डेफिनेशन क्लॉज को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि बालक कौन होता है, आखिर कौन से व्यक्ति होते हैं जिनको हम बालक में शामिल करेंगे। तो क्या होता है, बालकों का संरक्षण करने के लिए, उनको प्रोटेक्शन वगैरह देने के लिए, किससे प्रोटेक्शन मिलता है? भाई कोई लैंगिक हमला किया गया हो, लैंगिक उत्पीड़न किया गया हो, अश्लील साहित्य के लिए उनका प्रयोग किया गया, उसके संबंध में जो अपराध होते हैं उनसे संरक्षित करने के लिए, और इस तरीके के अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालय, जो कौन कौन से जो न्यायालय होंगे वो इनको मतलब प्रोसीडिंग्स वगैरह करेंगे उनके संबंध में, और उनसे संबंधित आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए इस अधिनियम का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है, बनाया गया है। जो पॉक्सो एक्ट है, क्या उसके संबंध में हमको संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं? क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको इसके संबंध में कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं? तो हाँ, हमको दिया है आर्टिकल 15 क्लॉज 3। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 दिया है, जो कहता है राज्य के बालकों के लिए विशेष उपबंध करने के लिए सशक्त करता है। तो ये तो बात हुई मूल अधिकारों की।
यहाँ पे कर रहा है मूल अधिकार। तो क्या नीति निर्देशक तत्व हो गए, मूल कर्तव्य वगैरह हो गए, वहां पे भी बालकों से रिलेटेड प्रोविजंस है। जी हाँ, तो ये काम कौन करेगा भाई, जो मूल अधिकार थे उनके प्रोविजंस तो मैं लेके आ गई हूँ, लेकिन अब आप लोगों को करना है, क्योंकि हमको बहुत दिन हो गए पढ़ते हुए, सब कुछ मैं ही बताती रहती हूँ, आप लोग कभी कुछ नहीं बताते, ना कमेंट में ना कुछ में। तो अब आप लोग क्या करेंगे, बालकों से रिलेटेड जितने नीति निर्देशक तत्व हैं, वो जितने मूल कर्तव्य हैं जो बालकों से संबंधित है, ठीक है ना, और बात और नहीं बात कर रही, अगर आप और कुछ पढ़ते हैं उसके साथ साथ तो ये आपका रिवीजन है, लेकिन मैं केवल बात कर रही हूँ नीति निर्देशक तत्वों की और मूल कर्तव्यों की। तो आप लोग क्या करेंगे, जितने भी बालकों से संबंधित प्रोविजंस है उनको आप एक बार अपने लेवल पे पढ़ेंगे कि भाई आखिर कौन कौन से प्रोविजंस है जो बालकों से संबंधित है, उनको कवर कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमने पॉक्सो एक्ट का उद्देश्य देख लिया, हमने यहाँ पे देख लिया कि इसके संवैधानिक प्रावधान क्या होते हैं। तो उसके बाद आता है क्या हमको मानव अधिकारों से संबंधित भी कुछ दे रखा है बालकों के लिए। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र की महासभा के द्वारा बालकों के अधिकारों का एक सम्मेलन हुआ था, उसमें बालकों के सर्वोत्तम हित को सुरक्षित करने के लिए राज्य पक्षकारों द्वारा पालन किए जाने वाले मानक विहित करेगा, ये बात कर रहा है। और ये कब कहा गया था, 11 दिसंबर 1992 को इस बात को अंगीकृत किया गया था। तो अगर अगर आपके कोई एग्जाम वगैरह होता है उसमें इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है कि भाई कई ह्यूमन राइट से रिलेटेड प्रोविजंस वगैरह है, तो हमको इसको एक बार देखना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं अन्य प्रावधान कि भाई इनसे संबंधित और क्या प्रावधान हो सकते हैं बालकों से रिलेटेड। तो क्या होता है, बालकों के विकास के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति उसकी निजता और गोपनीयता का अधिकार से सम्मान करे। क्या होता है, बालक होता है, मतलब उसका इतना जो विकास होता है वो नहीं हो पाता, मानसिक रूप से इतना विकसित नहीं हो पाता है बालक, उसको क्या होता है, समझ नहीं होती कि भाई हमको किस तरीके से रहना है, करना है। लेकिन जो बड़े व्यक्ति होते हैं, वयस्क व्यक्ति होते हैं, उनको पता होता है कि भाई निजता और गोपनीयता का कैसे ध्यान रखना है। तो वो क्या करेंगे, बालकों के विकास के लिए, बालकों के लिए निजता और गोपनीयता का कि भाई वो किस तरीके से रहें, करें, उनके अधिकारों का आप सम्मान करेंगे। बालक का सर्वोत्तम हित पर ध्यान दिया जाए कि भाई बालकों के लिए कितना हित आवश्यक है। बालकों के अधिकारों के संबंध में जो अभिसमय वगैरह दिए गए हैं उनका जो निवारण वगैरह होंगे वो फॉलो करें। फिर क्या होगा, बालकों के उत्पीड़न, बालकों का शोषणात्मक उपयोग, बालकों के शोषणात्मक उपयोग और बालकों के लैंगिक शोषण, दुरुपयोग, धर्म अन्य अपराध हैं, इसको रोकने के प्रयास किए जाने चाहिए। कौन से निवारण की बात कर रहे हैं, ये इन्हीं निवारण की बात कर रहा है कि भाई इन निवारणों के जो अभिसमय वगैरह होंगे उनमें इन चीजों का ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के फाइनली हम एक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। एक्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम हमारे चैप्टर 1 के थ्रू। चैप्टर 1 आता है हमारा प्रारंभिक यानी कि प्रीलिमिनरी पार्ट, जो बोलता है सेक्शन 1 और 2 के बारे में। सेक्शन 1 क्या बात करता है, सेक्शन बात करता है 1 की संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। जैसा कि हम जब भी किसी एक्ट को स्टार्ट करते हैं तो हमारा सबसे फर्स्ट सेक्शन यही आता है, संक्षिप्त नाम और विस्तार और प्रारंभ क्या होगा। तो जो बात करेंगे तो इसका नाम है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, ठीक है। इसका विस्तार कहां पर होगा, इसका विस्तार होगा संपूर्ण भारत पर। 31 अक्टूबर 2019 इस डेट को हमको याद रखना चाहिए, क्योंकि इसी दिन से क्या है, ये जो एक्ट है वो संपूर्ण भारत पर लागू हुआ है, पहले जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं हुआ करता था। अब बात करते हैं इसके प्रवर्तन की। तो इसका प्रवर्तन हुआ था 14 नवंबर 2012, यानी कि 14 नवंबर 2012 जो चिल्ड्रंस डे आता है उसको इसका प्रवर्तन हुआ था, जबकि ये बन चुका था 19 जून 2012 को, ठीक है। अब आगे बात करेंगे सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 हमें बताता है डेफिनेशन क्लोज के बारे में। तो डेफिनेशन क्लोज देखते हैं, तो इसमें जो सबसे पहली डेफिनेशन आती है वो आती है गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। क्या होता है ये होता है एग्रेवेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस। तो क्या हुआ, इसको यहाँ पे केवल एक बार ऐसे बता रखा है कि भाई ये 2A है, यहाँ पे आता है एग्रेवेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस। तो इसको जब हम पढ़ेंगे तो इसको पढ़ना पड़ेगा हमको सेक्शन 5 के साथ। तो जब हम सेक्शन 5 में पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में देखेंगे। तो इसके डेफिनेशन जस्ट यही है कि 2A में कहा गया है कि आपको सेक्शन 5 को पढ़ना है इसके साथ। ऐसे ही बात कर रहा है गुरुतर लैंगिक हमले की। गुरुतर लैंगिक हमला हो गया एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, तो इसको पढ़ेंगे हम सेक्शन 9 के साथ। भाई इसकी वही डेफिनेशन है जो कि सेक्शन 9 में दे रखी है। फिर C से आता है सशस्त्र बल। सशस्त्र बल हो गई हमारी आर्मी। आर्मी के अंदर आता है संघ के सशस्त्र बल, पुलिस बल आदि, ठीक है। फिर आता है बालक, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई बालक कौन होगा, भाई बालकों से संबंधित अधिनियम है, तो आखिर बालक होगा कौन यहाँ पे वो बालक आता है जो होगा 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति। तो व्यक्ति में क्या शामिल हो गया, क्या यहाँ पे बालिका शामिल है, बालक लिख रखा है, तो क्या यहाँ पे बालिका शामिल है, जी हाँ, यहाँ पे बालक से तात्पर्य बालक और बालिका दोनों से है, ठीक है।
अब आता है डीए। डीए जो पॉइंट है ये जोड़ा गया है 2018 के संशोधन से। 2018 के संशोधन से इसको जोड़ा गया है, तो इसका मतलब हो गया बालक संबंधी अश्लील साहित्य। किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है चाइल्ड पोर्नोग्राफी की। क्या बात कर रहा है? चाइल्ड पोर्नोग्राफी। क्या होगा इसके अंतर्गत? बालक को शामिल करते हुए लैंगिक संबंध बनाने के आचरण से इसमें क्या होता है? कोई दृश्य चित्रक अभिप्रेत होता है, दृश्य चित्रक अभिप्रेत होता है। इसके बाद क्या आता है? इसमें फोटो, वीडियो, डिजिटल और कंप्यूटर जनित कोई आकृति होती है जो वास्तविक बालक की तरह लगे। मतलब किसी बालक की इस तरीके से इमेज बना दी गई है कंप्यूटर के द्वारा, डिजिटल फोटो, वीडियो वगैरह के द्वारा, कि वो क्या लगता है कि जबकि वो बालक नहीं है, लेकिन उसकी इमेज बिल्कुल आकृति वगैरह इस तरीके से लगाई गई है कि मान लो कि वह बालक है जिसकी आकृति उसने बनाई है। उसको क्या करता है? सृजित करता है, रूपांतरित करता है, परिवर्तित करता है। और बालक का चित्र लगने वाली आकृति भी शामिल होती है। मान लो ये किसी और व्यक्ति का फेस है, इसमें क्या किया? इस बी नाम के व्यक्ति का फेस ऐसे कैसे इन्होंने यहाँ पे लगा दिया, तो इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ई से आता है हमारा घरेलू संबंध। घरेलू संबंध क्या होता है? हमने डीवी एक्ट पढ़ा है, आपने देखा होगा हमारे लेक्चर्स हैं, माइनर की जो लेक्चर सीरीज है इसके अंदर हमने डीवी एक्ट करवा रखा है। तो जिन्होंने डीवी एक्ट नहीं किया है अभी तक, वो जाके डीवी एक्ट के लेक्चर्स को देख सकता है, गो थ्रू कर सकता है, अपना फास्ट रिविजन कर सकता है और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो घरेलू संबंध जो है डीवी एक्ट के सेक्शन 2 के अनुसार होगा। ठीक है, 2 का मतलब हो गया 2F के अकॉर्डिंग होगा। अब बात करते हैं एफ। एफ क्या बोलता है यहाँ पे? प्रवेशन लैंगिक हमला। प्रवेशन लैंगिक हमले की बात कर रहा है, यानी कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की बात कर रहा है, कि जब हमको पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट देखना होगा तब बात करेंगे हम सेक्शन 3 की। भाई सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग इसको समझा जाएगा। जी से आ गया विहित। विहित होते हैं हमारे नियमों के द्वारा। एच से आगे धार्मिक संस्था। धार्मिक संस्था होती है जो कि धार्मिक संस्था दुरुपयोग निवारण अधिनियम 1988 के अकॉर्डिंग होती है। अब बात करते हैं आई से। आई से हुआ लैंगिक हमला। लैंगिक हमला आएगा सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग, और फिर आता है लैंगिक उत्पीड़न जो आएगा सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग। आई से हो गया सेक्सुअल असॉल्ट, फिर आता है जे से सेक्सुअल हैरेसमेंट। ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे। अब बात करते हैं हम साझी गृहस्थी के बारे में, यानी कि हो गया हमारा शेयर्ड हाउस होल्ड। क्या होता है शेयर हाउस होल्ड? अपराध का आरोपित व्यक्ति बालक के साथ घरेलू नातेदारी में रहता है या किसी समय रह चुका है। क्या हम साझी गृहस्थी से संबंधित प्रावधान कहीं और भी पढ़ चुके हैं? तो जी हाँ, जब हमने डीवी एक्ट पढ़ा था तो डीवी एक्ट का एक सेक्शन आया था 2S। 2S हमको बात कर रहा था साझी गृहस्थी के बारे में। ठीक है, तो जब हम इसको देखेंगे तो जाएंगे डीवी एक्ट में भी, और डीवी एक्ट में भी एक बार साझी गृहस्थी को देख के आएंगे। अब बात करते हैं जेके एल। एल से आ गया विशेष न्यायालय। विशेष न्यायालय वही होता है जो सेक्शन 28 में डिफाइन किया गया है। और फिर एम से आता है विशेष लोक अभियोजक। विशेष लोक अभियोजक होता है जो सेक्शन 32 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है वो, यानी कि हो गया स्पेशल पीपी की बात कर रहा है, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात कर रहा है। फिर इसके अंदर जो सेकंड पॉइंट आता है वो बात करता है कि जो परिभाषाएं यहाँ पे डिफाइन है वो तो ओके, ठीक है, वो पॉक्सो एक्ट के अकॉर्डिंग हो गई, पर जो परिभाषाएं यहाँ पे डिफाइन नहीं है उनको कहाँ से लिया जाएगा? उनको लिया जाएगा भारतीय दंड संहिता 1860 के अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी कि हो गई हमारी आईपीसी। उसके बाद देखा जाएगा जेजे एक्ट 2015। उसके बाद देखा जाएगा सीआरपीसी 1973। फिर उसके बाद देखा जाएगा आईटी एक्ट। इनके अकॉर्डिंग अगर इनको यहाँ पे परिभाषित नहीं किया गया है तो आप जो भी शब्द यहाँ पे परिभाषित नहीं है उनको इन एक्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे। चलिए बात करते हैं आगे, और आगे चल के चलेंगे हम चैप्टर 2 की तरफ। चैप्टर 2 हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। क्या है ये? बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध। बालकों के विरुद्ध जब हम लैंगिक अपराध देखते हैं तो सबसे पहले आता है सेक्शन 3 और 4 का कॉम्बो। क्या बोलता है ये बोलता है प्रवेशन लैंगिक हमला और उसके लिए दंड। इसका मतलब हो गया पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और उसके लिए दंड, यानी कि पनिशमेंट। तो सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन 3 की। जब हम सबसे पहले सेक्शन 3 की बात करेंगे प्रवेशन लैंगिक हमला की, तो इसको किसी और सेक्शन के साथ पढ़ेंगे हम। जी हाँ, इसको हम देखेंगे 2F के साथ, क्योंकि हमने देखा था कि यहाँ पे जो परिभाषा बताई गई है उसमें लिखा गया था कि हमको सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग इसको पढ़ना पड़ेगा। तो ठीक है, बात करते हैं हम प्रवेशन लैंगिक हमले की। तो क्या होता है प्रवेशन लैंगिक हमला? प्रवेशन लैंगिक हमला होता है कि कोई व्यक्ति प्रवेशन लैंगिक हमला करता है यदि वो क्या करता है? प्रवेशन करता है।
सबसे पहले इसका जो पॉइंट है उसमें यह है कि कोई व्यक्ति क्या करता है, प्रवेशन लैंगिक हमला करता है यदि वो क्या करता है, प्रवेशन करता है, यानी कि वो करता है पेनिट्रेट करता है। सेकंड पे वो करता है इंसर्ट करता है। फिर उसके बाद क्या करता है, अभिचालन करता है यानी कि करता है मैनिपुलेट। उसके बाद वो अभी अप्लाई करता है। किन किन चीजों की बात हो रही है कि भाई कोई क्या करता है, कोई आदमी है मतलब व्यक्ति है, वो क्या करता है किसी बालक के शरीर पे, ठीक है, किसी भी तरीके का कुछ इंसर्ट करता है, ठीक है, या पेनेट्रेट करता है उसको, या फिर क्या करता है उसका अभिचालन अभिपालन करता है। इसका मतलब हो गया मैनिपुलेट्स करता है उसको, मतलब उसकी बॉडी के कोई भी पार्ट होता है उसको टच वच करता है, ठीक है, या उसके जो प्राइवेट पार्ट्स वगैरह होते हैं उनको टच करने का ट्राई करता है या किसी और से ऐसा करवाता है। उसके बाद क्या करता है, अप्लाई करता है, कोई भी चीज जो होती है वो अप्लाई करता है वही जो बच्चा होता है उसके प्राइवेट पार्ट्स पे, या फिर क्या होता है किसी और से ऐसा करवाता है, तो वो क्या करता है, प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। ठीक है, ये बात हो गई यहाँ पे। फिर उसके बाद करता है प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड। जो सेक्शन 4 आता है वो हमको बताता है कि पनिशमेंट फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। जो सेक्शन 3 में हमको अपराध बता रखा है उसके दंड की बात कर रखी है हमसे सेक्शन 4 के अंतर्गत। तो क्या होता है इसके अंतर्गत कि जो कोई भी प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा उसे दंड दिया जाएगा। किस भांति का होगा, कठिन या सादा कारावास हो सकेगा जो 10 वर्ष से कम नहीं होगा, जो एलआई यानी कि आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, प्लस फाइन यानी कि जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। और जो कोई व्यक्ति 16 वर्ष से कम आयु के किसी बालक के साथ प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट करेगा, तो उसको 20 वर्ष से कम नहीं दिया जाएगा, मतलब कम से कम उसकी सजा होगी 20 वर्ष की, और ज्यादा से ज्यादा हो सकती है आजीवन कारावास, जो उसके पूरे जीवन यानी कि शेष प्राकृत जीवन के लिए होगा, दंडित किया जाएगा, प्लस जुर्माने से दंडित किया जाएगा। फिर जुर्माना कैसा होगा, जुर्माना वो होगा जो न्यायोचित होगा और युक्तियुक्त होगा, और जो इसका संदाय किया जाएगा वो पीड़ित के चिकित्सक व्यय और पुनर्वास की पूर्ति के लिए किया जाएगा। ठीक है, उसके लिए मेडिकल, जो उसके मेडिकल से रिलेटेड प्रोविजंस होंगे, उसको दोबारा पुनर्वास वगैरह करने के लिए उसको क्या किया जाएगा, उसके जो खर्चे वगैरह होंगे ना जो पीड़ित को मिलेंगे जुर्माने से, वो उसको पीड़ित व्यक्ति को दिए जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ख। ख कहता है गुरुत्वर प्रवेशन लैंगिक हमला और उसके लिए दंड। तो इसमें आते हैं दो प्रोविजंस, ये भी एक कॉम्बो है 5 और 6 का। ये क्या बोलता है, एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा था पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है, ये देखा था हमने 3 में। फिर हमने देखा था पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए पनिशमेंट, ये देखी थी हमने 4 में। अब बात कर रहे हैं हम एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ये बात कर रहा है सेक्शन 5। और एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का जो दंड दे रखा है वो दे रखा है हमको 6 के अंतर्गत। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो ये इसका मतलब ऐसे होता है कि एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है, जो सेक्शन 5 होता है वो हमको बता रहा है कि क्या होता है एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम जाएंगे सेक्शन 2A की तरफ, क्योंकि जब हमने 2A को देखा था तो वहां पे उसने बोला था कि भैया आपको जब अगर इसको देखना है, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले को देखना है, तो आपको सेक्शन 5 को पढ़ना पड़ेगा। अब हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 5 को। तो सेक्शन 5 में क्या कहा गया है, इसके अंतर्गत है टोटल 21 ग्राउंड। यहाँ पे टोटल 21 ग्राउंड दे रखे हैं। यहाँ पे होते हैं स्पेशल पर्सन। स्पेशल पर्सन कौन होते हैं, जो कि होते हैं अक्यूज। ठीक है, यहाँ पे होते हैं स्पेशल विक्टिम, जो पीड़ित होते हैं वो भी स्पेशल होते हैं। और पूर्व दोष सिद्धि की बात कर रहा है, यहाँ पे ये प्रोविजंस कवर होंगे। ठीक है, उसके बाद बता रहा है कि ये जो गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला होता है ना, ये सेम ऐसे प्रोविजन है जैसे कि रेप के अंतर्गत दिए गए हैं हमको। जब हम आईपीसी में रेप के प्रोविजंस को पढ़ते हैं वहां पे हमको सेम ऐसे के ऐसे प्रोविजंस दे रखे हैं। तो चलिए बात करते हैं इनके पॉइंट्स की। तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे आता है पुलिस अधिकारी। पुलिस अधिकारी क्या करता है, किसी बालक पर, जो कि हमने देखा था 2D में, जो 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति है, उसका क्या करता है, थाने के परिसर में या ऐसा थाना जहाँ पे उसकी नियुक्ति है और कर्तव्यों के अनुक्रम में, मतलब जब वो अपने कामकाज कर रहा है, पुलिस अधिकारी के रूप में ज्ञात हो, उसकी पहचान की गई हो कि मतलब वो पुलिस अधिकारी है। आप ये मान लीजिए कि कोई पुलिस अधिकारी है, वो किसी बालक पर सेक्सुअल असॉल्ट करता है, यानी कि एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है, तो वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। फिर सेकंड पे आता है आर्मी।
आर्मी का क्या हो गया, सशस्त्र बल और सुरक्षा बल के सदस्य, कि भाई वो सीमा पर जहाँ पे तैनात हो, कमान जो उसकी कमान क्षेत्र होता है वहां पे अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में, मतलब अपने कार्यों के दौरान जहां पहचान हो गई हो कि वे भी वो सशस्त्र बल का सदस्य है, तो क्या करता है, वही बालक पर क्या करता है, प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। तो क्या करा जाता है कि वो उसको इसके अंतर्गत कवर कर लिया जाएगा। 2 ग्राउंड हो गए हमारे, पुलिस और आर्मी। अब थर्ड पे आता है लोक सेवक। जो कोई लोक सेवक होते हुए बालक पर सेक्सुअल असॉल्ट करेगा, ठीक है, मतलब सेक्सुअल असॉल्ट मतलब पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की बात कर रहा है यहाँ पे। फिर उसके बाद हो गया जेल प्रतिप्रेक्षक, गृह संरक्षण गृह, ये जो होते हैं जिनमें बच्चों को रखा जाता है, उनका कोई अधिकारी हो, वो यहाँ पर अगर बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, कोई अस्पताल है वहां पर ऐसा किया जाता है, किसी शैक्षणिक संस्था में ऐसा किया जाता है, या क्या किया जाता है, किसी बालक के साथ गैंग रेप किया जाता है, सामूहिक रूप से बलात्संग वगैरह किया जाता है। फिर क्या होता है, गर्म पदार्थ वगैरह होते हैं वो उसकी बॉडी वगैरह पे डाल दिए जाते हैं। जो कोई किसी बालक पर घातक आयुध, अग्ना आयुध, गर्म पदार्थ या संरक्षक पदार्थ का प्रयोग करते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, उसकी बात कर रहा है। किसी बालक के साथ इस तरीके से प्रवेशन लैंगिक हमला करता है कि उसके साथ क्या होती है, घोर उपति कारित की जाती है। ठीक है, घोर उपति के प्रोविजंस भी आप आईपीसी में पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है प्रवेशन लैंगिक हमला। क्या होता है, प्रवेशन ऐसे लैंगिक हमला जिससे कि कोई बालक असक्षम हो जाए, इस तरीके का उस पर हमला किया गया कि जिससे वो जो बालक था वो असक्षम हो गया अपने कार्यों को मानसिक रूप से करने में, शारीरिक रूप से करने में, कोई किसी प्रकार का रोगी हो गया, या क्या हो गया, कोई लड़की थी गर्भवती बच्ची थी, मतलब वो गर्भवती हो जाए, या क्या किया उसके संग इस तरीके का पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया गया कि वो कोई एचआईवी या कोई जो सेक्सुअल डिजीज होती है ना उससे ग्रसित हो गया, या उसकी मृत्यु हो जाए, इस तरीके का काम किया जाए। या फिर इसके बाद क्या होता है, बालक की मानसिक शारीरिक अशक्तता का लाभ उठाकर बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, या एक बार से अधिक उस पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, मतलब बार बार करता है उसके साथ ऐसा। या अगर 12 वर्ष से कम आयु के बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, रिश्तेदार के द्वारा, जो कोई इसके रिश्तेदार वगैरह होते हैं उसके द्वारा अगर इस तरीके का कर दिया जाता है, या सेवा प्रदान करने वाली किसी संस्था के द्वारा ऐसा कर लिया जाता है, या कोई व्यक्ति उसका न्यासी है, ट्रस्टी है, मतलब उसको कहा गया है कि भाई आप इसको रखेंगे, ध्यान रखेंगे, वो व्यक्ति ऐसा करता है। बालक गर्भ से है, मतलब वो जो बच्ची थी वो गर्भवती थी और उसके बाद फिर से उसके ऊपर प्रवेशन लैंगिक हमला किया जाता है और इसके दौरान उस पर हत्या का प्रयत्न किया जाता है। या आप देखते होंगे कई बार कोई हिंसा वगैरह चली थी, दंगे वंगे चल रहे हैं, प्राकृतिक विपदा आ गई, देखिए भूकंप वगैरह आ गया, तो उस स्थिति का आपने देखा था, आपदाएं आई थी अभी उत्तराखंड वगैरह में, जब क्या हुआ था कई बार वहां पे यही हरकतें हुई थी कि भाई क्या हुआ था, जो लोग थे वो पानी में बह गए थे, कर गए थे, लोग जंगल की तरफ भागे, तो वहां पे क्या किया गया था, जो बच्चे थे बड़े थे सबके संग था, मोस्टली लोगों के संग क्या किया गया था, रेप वगैरह किया गया था, आप ही मान लीजिए। ठीक है, तो प्राकृतिक विपदा में बालक पर लैंगिक हमला किया जाए, या फिर क्या करता है, बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करके और पहले भी लैंगिक अपराध करने का दोषी है, मतलब कि प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और उसको पहले भी इस तरीके के लैंगिक अपराध करने का दोषी पाया गया है, और उसके बाद हो गया बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है बालक को सार्वजनिक रूप से विवस्त्र करने के लिए, या उसका नग्न प्रदर्शन करता है, तो वो क्या करता है, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, ये कहा जाता है। तो इसमें टोटल 21 पॉइंट हैं जो बताते हैं कि जो प्रवेशन लैंगिक हमला होता है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होता है, उसका रूप बदल के एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो जाता है। ठीक है, ये बात कर रहा है सेक्शन कौन सा, सेक्शन 5। अब बात करते हैं आगे। सेक्शन 5 बोलता है, मेरा दंड दिया गया है सेक्शन 6 में, जो प्रोविजंस हमको सेक्शन 5 में जो ग्राउंड दिए गए थे उनका दंड दिया जाएगा सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग। तो क्या बोलता है कि ये जो दंड है, यहाँ पे जो दंड दिया गया है वो इस एक्ट का सबसे बड़ा दंड है, मतलब सबसे ज्यादा दंड, हाईएस्ट पनिशमेंट यहीं पे दी गई है। सेक्शन 6 बोलता है हाईएस्ट पनिशमेंट है यहाँ पे। क्या होगा कि जो कोई भी एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करेगा उसको 20 वर्ष से कम नहीं दिया जाएगा, आजीवन कारावास होगा जो शेष प्राकृतिक काल जीवन के लिए होगा, जुर्माना दिया जाएगा और मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा। इसके बाद क्या होगा, जो जुर्माना न्यायोचित होगा, पीड़ित के चिकित्सक के वियोग को और पुनर्वास करने के लिए उसका संदाय किया जाएगा। ये बात कंप्लीट हो गई। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के चलेंगे हम लैंगिक हमला और उसके लिए दंड। क्या होता है लैंगिक हमला? लैंगिक हमला होता है सेक्सुअल असॉल्ट। सेक्सुअल असॉल्ट और उसके लिए दंड दिए गए हमको सेक्शन 7 और 8 के कॉम्बो में। क्या बोल रहा है सेक्शन 7? सेक्शन 7 बोल रहा है लैंगिक हमला यानी कि सेक्सुअल असॉल्ट। जब हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो कोई लैंगिक आशय से मतलब सेक्सुअल इंटेंशन से क्या करता है, किसी बालक का स्पर्श करता है, बालक के जो निजी अंग होते हैं, प्राइवेट पार्ट्स वगैरह होते हैं, उनको क्या करता है, टच करता है,
ठीक है, कोई अन्य कार्य करता है, लेकिन इसमें क्या नहीं करता, इंसर्ट नहीं करता, प्रवेशन वगैरह नहीं करता। प्रवेशन वगैरह के प्रोविजंस अभी हम पढ़ के आए ना 3 और उसके अंदर 5 के अंतर्गत, तो प्रवेशन नहीं करता इसमें, परंतु शारीरिक संपर्क करता है, वह लैंगिक हमला करता है। क्या होता है इसके अंतर्गत, जो कोई लैंगिक आशय से बालक के प्राइवेट पार्ट्स को स्पर्श करता है या क्या करता है, प्रवेशन किए बिना किसी और से ऐसा करवाता है, जिसके अंतर्गत क्या आता है, शारीरिक संपर्क आता है, तो वह लैंगिक हमला करता है, ये कहा जाता है। अब आता है लैंगिक हमले के लिए दंड। तो लैंगिक हमले के लिए दंड बोल रहा है कि भाई 3 वर्ष से कम नहीं होगी, 5 वर्ष तक की होगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब बात करते हैं गुरुतर लैंगिक हमला और उसके लिए दंड। इसमें कॉम्बो आएंगे 9 और 10 के। ठीक है, क्या बोल रहा है गुरुतर लैंगिक हमले के लिए, ये बोल रहा है एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। अभी जो हम पढ़ के आए थे ना वहां पे गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, उसी का आप मान लीजिए, उसी का सब्स्टिट्यूट है ये, उसी के जैसे प्रोविजंस यहाँ पे कवर हो रहे हैं, बस एक पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, चलिए बताते हैं इसको। इसमें क्या होता है, एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के अंतर्गत क्या आता है, सेक्शन 9 बोलता है कि जो कोई पुलिस अधिकारी होते हुए, सेना का अधिकारी होते हुए, लोक सेवक होते हुए, जेल प्रतिप्रेक्षण गृह आदि का वो अधिकारी होते हुए, हॉस्पिटल का अधिकारी होते हुए, या मतलब हॉस्पिटल के अंतर्गत किया जाता है, कोई शैक्षणिक संस्था है वहां पे इस तरीके का लैंगिक हमला किया जाता है, गैंग रेप किया जाता है, या फिर क्या होता है, यहाँ पे गैंग रेप नहीं होगा, गैंग मतलब सामूहिक रूप से सेक्सुअल असॉल्ट होगा यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है, गैंग रेप नहीं, सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, कोई घातक पदार्थ, जैसा कि हमने देखा था ना, गर्म पदार्थ डाल देते हैं, घातक आयुध, अग्नि आयुध वगैरह वो जो यूज किया था। फिर उसके बाद घोरपति, वही आईपीसी वाला प्रोविजन होगा। फिर क्या होगा, बालक पर लैंगिक हमला जिससे कि बालक असक्षम हो जाता है और क्या होता है, किसी बीमारी से ग्रसित होता है। क्या यहाँ पे गर्भवती होगा वो बच्चा, क्या वो बच्ची गर्भवती हो जाएगी, नहीं, यहाँ पे गर्भवती की बात नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे तो क्या बोल रहा है, प्रवेशन नहीं कर रहा, इंसर्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे प्रेग्नेंट वाली बात तो है ही नहीं, प्रेगनेंसी वाली बात तो है ही नहीं। ठीक है ना, तो क्या होगा, उसको असक्षम कर देगा, किसी बीमारी से ग्रसित कर देता है, या बालक का लाभ उठाते हुए जो बालक शारीरिक या मानसिक रूप से क्या है, बीमार है, उस पर कोई लैंगिक हमला करता है, बार बार करता है इस तरीके का काम, या फिर 12 वर्ष से कम आयु के बालक के साथ इस तरीके का करता है, कोई संबंध में है मतलब रिलेशन वाला व्यक्ति उसके साथ ऐसा करता है, सेवा प्रदान करने वाला व्यक्ति ऐसा करता है, कोई न्यासी इस तरीके का काम करता है, या गर्भवती बालक है, कोई बालक है जो गर्भवती है, उसके साथ इस तरीके का सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है, और लैंगिक हमले के फलस्वरूप क्या करता है, हत्या करने का प्रयत्न करता है, हिंसा प्राकृतिक आपदा के दौरान, जैसा कि अभी हमने बताया था, कभी कोई सांप्रदायिक हिंसा हो गई, कोई फिर कोई जैसे प्राकृतिक आपदा वगैरह आ जाती है, उसका लाभ उठाकर कोई बालक पर हमला करता है, या बालक पर पहले हमला किया जा चुका है फिर भी बालक पर लैंगिक हमला करता है, और उससे पहले भी कई लैंगिक अपराधों का अगर वो दोषी है, या करता है बालक पर लैंगिक हमला इस आशय से करता है कि भाई उसको निवस्त्र करेगा, उसका नग्न प्रदर्शन करेगा सार्वजनिक रूप से, ऐसा करने के आशय से। ठीक है, फिर एक नया प्रोविजन यहाँ पे जुड़ा था कि भाई 2019 से कि भाई बालक को जल्दी लैंगिक कार्यों को करने के लिए कोई दवाई, मादक पदार्थ आदि देता है। इसका जो पॉइंट है ना, यू वाला, वी वाला, वो ये वाली बात बोल रहा है कि भाई जो कोई क्या करेगा कि भाई बालक को, भाई जैसे आपने देखा होगा कई बार मूवीज वगैरह में इंजेक्शन वगैरह लगा देते हैं बच्चों के कि भाई वो जल्दी से बड़े हो जाएं। ठीक है, भाई सेक्सुअल असॉल्ट वगैरह के लिए, इस तरीके का काम करने के लिए उनको क्या करते हैं, दवाइयां वगैरह दे देते हैं, तो उनकी बात कर रहा है। तो कोई इस तरीके का काम करता है तो वो गुरुतर लैंगिक हमला करता है, ये कहा जाता है। अब बात करते हैं सेक्शन 10 की। सेक्शन 10 बोल रहा है गुरुतर लैंगिक हमले के लिए दंड, कि भाई इसमें दंड कौन सा दिया जाएगा। तो इसके लिए जो दंड दिया जाएगा वो कम से कम होगा 5 वर्ष तक का, कम से कम होगा 5 वर्ष और अधिकतम होगा 7 वर्ष। ठीक है ना, और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब बात करेंगे आगे चलेंगे हम लैंगिक उत्पीड़न और उसके लिए दंड। तो सेक्शन 11 और जो 12 है उसका कॉम्बो हमको बता रहा है कि भाई लैंगिक उत्पीड़न जो किया जाएगा, सेक्सुअल हैरेसमेंट जो किया जाएगा, उसमें क्या क्या प्रोविजंस होंगे, उसके लिए क्या क्या दंड दिया जाएगा। तो लैंगिक उत्पीड़न क्या होता है, सेक्सुअल असॉल्ट क्या आता है, इसको हम जब आईपीसी में देखते हैं तो वहां पे 354 सेक्शन आता है, उसके अंतर्गत भी हमको सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बताया गया है। तो बात करते हैं लैंगिक उत्पीड़न की। जब कोई व्यक्ति लैंगिक आशय से, सेक्सुअल इंटेंशन से क्या करता है, कोई शब्द, ध्वनि, अंग विक्षेप करता है, किसी बालक को क्या दिखाता है, शरीर का कोई भाग दिखा देता है, ठीक है, या कोई वस्तु दिखाता है बालक को, या बालक को उसके शरीर का कोई भाग उपदर्शित करवाता है जिससे कि कोई अन्य व्यक्ति देखे, मतलब बालक को अपने मतलब
पार्ट्स दिखाने के लिए बोलता है कि जिससे कोई और व्यक्ति भी ऐसा उसका देखे, ठीक है ना। अश्लील प्रयोजन के लिए बालक को कोई प्ररूप मीडिया आदि बालक को कुछ दिखाता है, मतलब मीडिया से रिलेटेड जो प्रोविजन होते क्या, वीडियोस वगैरह हो गए, कोई पिक्चर्स वगैरह हो गई, वो बालक को दिखाता है। बालक का पीछा करता है, ठीक है। बालक का कैसे पीछा करता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या अन्य साधनों से बालक का पीछा करता है। क्या ये पीछा करने वाला प्रोविजन आईपीसी में भी कहीं दे रखा है? जी हाँ, आईपीसी में दे रखा है हमको 350 का 4 का क्लोज डी, वो हमको बताता है पीछा करने के संबंध में प्रावधान, ठीक है। फिर बालक को धमकी देता है कि उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं या उसका जो लैंगिक कृत्य करा हुआ है, जो गढ़े हुए चित्र है, वो आदि क्या करेगा, मीडिया में। आपने देखा होगा कई बार बच्चों को धमकाते हैं कि तुमने अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा जो वीडियो है वो वायरल कर दिया जाएगा, वो वाले प्रोविजंस बोल रहा है यहाँ पे। फिर क्या करता है, अश्लील प्रयोजन के लिए बालक को लालच देता है। अब बालक क्या होते हैं, बालक होते हैं कि भाई किसी चीज की तरफ जल्दी से जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा बच्चे चॉकलेट की तरफ जाते हैं कि भाई कोई चॉकलेट देता है तो उसकी तरफ चल देते हैं कि हाँ ठीक है यार ये चॉकलेट दे रहा है, अंकल हमको जानते हैं, ऐसे करते हैं। तो क्या करता है, अश्लील प्रयोजन के लिए बालक को प्रलोभन देता है कि भाई तेरे को ये चीज दूंगा या ऐसे करूंगा, या जो भी मतलब इस तरीके का क्या करता है, लालच वगैरह देख के उसको अश्लील प्रयोजन के लिए, उसका अश्लील प्रयोजन के लिए उपयोग करता है, ठीक है। अब ये लैंगिक आशय किस तरीके का होता है, ये होता है तथ्य का प्रश्न। अब बात करते हैं सेक्शन 12 की। तो सेक्शन 12 बोलता है लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड। लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड होगा 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारे चैप्टर 2 की। अब बात करेंगे चैप्टर 3 की। तो चैप्टर 3 के लिए मिलेंगे हम पार्ट 2 में, तो आप जुड़े रहिए डी लॉ जंक्शन के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। के प्रयोजन के लिए बालकों का उपयोग और उसके लिए दंड। इसका मतलब क्या हो गया कि यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफी पर्पस एंड पनिशमेंट देयरफॉर, क्या करेगा, अश्लील साहित्य के लिए अगर किसी बालक का उपयोग करेगा तो वो कैसे अपराध होगा, उसके लिए कैसे दंड दिया जाएगा, ये बता रहा है हमको चैप्टर 3, जो कि बात कर रहा है सेक्शन 13 से लेके 15 तक, ठीक है। तो बात करते हैं सेक्शन 13 के बारे में। सेक्शन 13 हमको बोलता है अश्लील प्रयोजन के लिए बालकों का उपयोग। जो कोई क्या करेगा, किसी बालक का उपयोग करता है लैंगिक परितोषण के लिए, जिसमें क्या होता है, बालक की जनेंद्रियों का प्रदर्शन, मतलब कि जो प्राइवेट पार्ट्स वगैरह होते हैं उनका प्रदर्शन करता है। बालक का नकली लैंगिक कार्य या वास्तविक लैंगिक कार्यों के लिए उपयोग करता है। बालक का अशोभनीय अश्लीलतापूर्ण प्रदर्शन करता है, कि मैं उसका गलत तरीके से क्या करता है, प्रदर्शन करता है, दिखावा करता है उसका, तो वह इस अपराध का दोषी होगा, ठीक है। अब अश्लील प्रयोजन के लिए अगर बालक का उपयोग करेगा तो उसके लिए कैसे दंडित किया जाएगा। अगर वो पहली बार ऐसा काम करता है तो उसको दिया जाएगा 5 वर्ष तक का कारावास, कम से कम होगा ये, और ज्यादा से ज्यादा हो सकता है 7 वर्ष तक का। 7 वर्ष तक का कैसे होगा, क्योंकि जब ये बाद का होगा ना भाई, एक ही काम को उसने दोबारा किया है तो वो 7 वर्ष तक पहुंच जाएगा। अन्यथा तो क्या होगा, अगर प्रथम दोष सिद्धि होगी तो 5 वर्ष तक का कारावास होगा, जो कठिन या सादा हो सकता है, और जुर्माना होगा। नहीं तो क्या होगा कि पश्चातवर्ती कारावास होगा, उसने दोबारा भी ये काम कर दिया तो 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और जो कोई भी इस तरीके अश्लील कृत्य में सीधे भाग लेकर 3, 5, 7, 9, इसका मतलब क्या हो गया कि जो लैंगिक अपराधों से रिलेटेड हमको अपराध दिए गए हैं इस अधिनियम के अंतर्गत, वो तो दे रखे हैं हमको 3, 5, 7, 9 के अंतर्गत 3, 5, 7, 9 में, और जबकि इनके जो दंड दे रखे हैं वो दे रखे हैं 4, 6, 8, 10 के अंतर्गत। क्या मतलब हुआ इस बात का कि 3 का दंड हो गया 4 में, 5 का पनिशमेंट हो गया 6 में, 7 का हो गया 8 में, और 9 का हो गया 10 में। तो इनके अंतर्गत भी उसको दंडित किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि बालक को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री के भंडारण के लिए दंड। इसका मतलब क्या हो गया, कोई अश्लील सामग्री का अगर स्टोरेज करेगा उसको भी यहाँ पे दंडित किया जाएगा सेक्शन 15 के अंतर्गत। तो जो 15 का 1 पॉइंट आता है वो हमको बोलता है कि जो कोई भी व्यक्ति अश्लील साहित्य के लिए क्या करेगा, उसको साझा या पारिषित करने के आशय से बालक को शामिल करने वाली अश्लील सामग्री का भंडारण करता है। इसका मतलब हो गया स्टोरेज करता है बालक से संबंधित अश्लील सामग्री का, या फिर उसको नष्ट करने मिटाने के संबंध में जो विहित अधिकारी होता है उसको रिपोर्ट करने में अगर असफल रहेगा तो उसको, अगर पहली बार ऐसा किया है तो 5,000 रुपए का जुर्माना, और द्वितीय बार किया है तो उसको 10,000 रुपए का जुर्माने से दोषित किया जाएगा। प्रथम दोष सिद्धि पर 5,000 और दोबारा करने पर 10,000 रुपए से दंडित किया जाएगा। फिर जो 15 का क्लोज 2 आता है वो बोलता है कि अगर रिपोर्टिंग के उद्देश्य को छोड़कर बालक को शामिल करते हुए अश्लील सामग्री रखता है, वह उसका पारेषण करता है, प्रदर्शन करता है, प्रचार करता है, वितरण करता है, या ऐसे किसी और से करवाता है और न्यायालय में उसको साक्ष्य के तौर पर उपयोग करता है, तो उसको 3 वर्ष तक के कारावास से और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। मतलब बालक को फंसाने के उद्देश्य से बोल।
फिर किसी कमर्शियल पर्पस के हिसाब से यानी कि वाणिज्यिक उपयोग के लिए अगर कोई स्टोरेज करता है, किस चीज का स्टोरेज, बालक को शामिल करते हुए जो अश्लील सामग्री वगैरह बनाई गई है उसका स्टोरेज करेगा, तो 3 वर्ष से कम की नहीं होगी, मतलब 3 वर्ष कम से कम होगा, अधिकतम 5 वर्ष तक का होगा प्रथम दोष सिद्धि पे। लेकिन अगर यही काम दोबारा किया जाता है तो 5 वर्ष कम से कम होगी और अधिकतम हो सकेगी 7 वर्ष तक के कारावास की और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब आता है चैप्टर 4। चैप्टर 4 किसके बारे में बात कर रहा है? दुष्प्रेरण और प्रयास के बारे में, अबेटमेंट एंड अटेम्प्ट के बारे में बात कर रहा है। तो जो सेक्शन 10 और 18 है, 10 एक मिनट रुकिए, जो सेक्शन 16 और 18 है, 16 और 18 है वो बात कर रहे हैं, 16 से लेके 18 तक बात कर रहे हैं किसी अपराध का दुष्प्रेरण और उसके अपराध करने का प्रयास का दंड कैसे दिया जाएगा। तो क्या करता है सेक्शन 16 बोलता है अबेटमेंट के बारे में कि कोई किसी अपराध का करने का दुष्प्रेरण करता है। कैसे करता है? कोई व्यक्ति किसी अपराध का करने का दुष्प्रेरण करता है जब वो किसी व्यक्ति को उकसाता है, किसी कार्य में शामिल होता है या साहस्य क्या करता है, सहायता करता है, हेल्प करता है। क्या हमने अबेटमेंट के प्रोविजन कहीं और पढ़ रखे हैं? जी हाँ, जब हमने आईपीसी देखी थी, हमारी आईपीसी के जो लेक्चर्स हैं वो भी आपको हमारे चैनल पे अवेलेबल मिलेंगे। अगर आप फास्ट रिवीजन करना चाहते हैं तो आप वहां से कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आईपीसी है हमारी, उसमें आता है सेक्शन 107, ठीक है। चैप्टर कौन सा आता है? चैप्टर आता है 5। चैप्टर 5 आता है, वो बताता है हमको कि भाई दुष्प्रेरण से रिलेटेड जो प्रोविजंस होते हैं वो आते हैं यहाँ पे, और सेम जो दुष्प्रेरण की बात करता है वो करता है सेक्शन 16, किसमें? पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत। तो क्या होता है, कोई व्यक्ति, इसमें 3 पॉइंट्स को शामिल किया गया है कि भाई किसी व्यक्ति को उकसाएगा, किसी काम में सम्मिलित होता है या कोई कार्य करने में अगर साहस्य सहायता करता है तो वो दुष्प्रेरण का दोषी होगा। और दुष्प्रेरक के लिए दंड क्या होगा ये बताता है हमको सेक्शन 17। सेक्शन 17 बोलता है अबेटमेंट के पनिशमेंट के बारे में, दुष्प्रेरण के दंड के बारे में, जो बताता है कि दंड वह हो जो उस अपराध के लिए उपबंधित है। मतलब जिस भी तरीके का अपराध किया, मान लो सिर्फ सेक्शन 3 का अपराध किया यहाँ पे, तो सेक्शन 3 के रिलेटेड जो अपराध किया, मतलब इसका दुष्प्रेरण किया, तो इसके लिए दंडित किया जाएगा, ठीक है। ये बात बोल रहा है, ये एग्जांपल दिया है मैंने आपको कि अगर सेक्शन 3 के अपराध का दुष्प्रेरण करता है तो इसी के अपराध के लिए उसको दंडित किया जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन 18 की। सेक्शन 18 हमको बोलता है किसी अपराध को कारित करने के प्रयत्न के लिए दंड। ये बात कर रहा था अबेटमेंट की, ये बात कर रहा है अटेम्प्ट की। क्या बोल रहा है? जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का प्रयत्न कर रहा है, जो भी पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराध दिए गए हैं उनका अगर प्रयत्न करेगा, अटेम्प्ट करता है या किसी और से ऐसे कर, तो जो कोई क्या करेगा, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का प्रयत्न करता है, करवाता है या किसी और से करवाता है इस तरीके का कार्य, तो वो निम्न प्रकार से दंडनीय होगा। मतलब इस तरीके से उनको दंडनीय किया जाएगा। क्या होगा? आजीवन कारावास से आधे तक के दंड के लिए दंडित होगा, और दीर्घतम के अवधि के, मतलब जो भी अपराध है उसका दीर्घतम अवधि के आधे से दंडित होगा। मान लीजिए 5 साल का कारावास है तो 2.5 साल के कारावास से उसको दंडित किया जाएगा। अब फिर बात करता है जुर्माना या दोनों, या तो कारावास दिया जाएगा, जुर्माना, या फिर दोनों दिए जा सकेंगे, ठीक है। अब जो चैप्टर आता है वो आता है चैप्टर आता है हमारा 5। चैप्टर 5 हमको क्या बोल रहा है? मामलों को रिपोर्ट करने के लिए प्रक्रिया। कहां से कहां तक कवर कर रहा है? सेक्शन 19 से लेके 23 तक कवर कर रहा है। तो बात करते हैं सबसे पहले सेक्शन 19 की। सेक्शन 19 हमको बोलता है अपराधों की रिपोर्ट करना। क्या बोल रहा है सेक्शन 19? कि अपराधों की रिपोर्ट की जाएगी। रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंसेस कैसे किया जाएगा? जिस व्यक्ति को भी आशंका है कि अपराध किए जाने की संभावना है तो वो निम्न को जानकारी देगा। भाई किस किस व्यक्ति को जानकारी देगा? विशेष किशोर पुलिस यूनिट। जो विशेष किशोर पुलिस हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी हमने जेजे एक्ट के अकॉर्डिंग, तो ठीक है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको जेजे एक्ट से कनेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा जेजे एक्ट का वीडियो, ठीक है ना। हमने हमारे चैनल पे मोस्टली माइनर एक्ट्स करवा दिए हैं, कुछ एक बचे हुए हैं, बाकी हमने सारे माइनर एक्ट्स अपने कवर करवा दिए। तो आप वहां पे जाके हमारे लेक्चर्स को गो थ्रू कर सकते हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। तो क्या होगी, जो जेजे एक्ट में पुलिस दे रखी है उसके साथ साथ जो हमारी लोकल पुलिस होती है उसको भी क्या कर सकता है, जानकारी दे सकता है। फिर इसके बाद क्या होगा कि जो रिपोर्ट में क्या क्या लिखेगा, ये बेसिकली जो इसका सेकंड पॉइंट है ना वो हमको बता रहा है कि भाई रिपोर्ट में क्या क्या लिखेगा वो। तो रिपोर्ट में लिखेगा प्रविष्टि संख्या, उसको अंकित करेगा, लेखबद्ध करेगा, सूचना देने वाले को उसको पढ़कर सुनाएगा, और पुलिस यूनिट के द्वारा जो पुस्तक रखी जाती है ना उसमें उसकी एंट्री करेगा। और जो बालक के द्वारा जो रिपोर्ट दी जाती है वो सरल भाषा में होगी, ऐसी भाषा में नहीं होगी कि भाई बच्चा समझ ही नहीं पा रहा, ठीक है। ऐसी भाषा में होगी जिसकी वस्तु को, अंतर वस्तु को आसानी से समझा जा सके। और मान लो
मान लीजिए कि भाई कोई जो बालक है वो भाषा नहीं समझ पा रहा है, तो उसको अनुवादक या दुभाषा उपलब्ध करवाया जाएगा, मतलब ट्रांसलेटर उसको उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद क्या होगा, जो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस थी, ठीक है, वो क्या करेगी, 24 घंटे के भीतर कारणों को लेखबद्ध करने के बाद जो बालक होगा उसको देखरेख और संरक्षण में रखने की तुरंत व्यवस्था करेगा। आप जब जुवेनाइल एक्ट पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कि वहां पे देखरेख की संरक्षण करने वाले बालक वगैरह इनकी अलग से व्यवस्था दे रखी है, तो उसके बारे में बात कर रहा है। फिर क्या कर रहा है, जो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस होगी या लोकल जो पुलिस होगी, वो 24 घंटे के भीतर बिना विलंब के बाल कल्याण समिति, बालक न्यायालय, सेशन न्यायालय को रिपोर्ट करेगा। इन दोनों के बारे में भी जो प्रावधान है वो जेजे एक्ट में दे रखे हैं। ठीक है, फिर जो व्यक्ति सद्भावना पूर्वक कार्य करेगा उसके विरुद्ध कोई सिविल या दंडिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये वाली चीज बता रहा है हमको उसका 7th पॉइंट। किसका 7th पॉइंट है, ये 19 सेक्शन का 7 पॉइंट है। ठीक है, फिर आप देखेंगे सेक्शन 20 बात कर रहा है मामलों को रिपोर्ट करने के लिए मीडिया, स्टूडियो, फोटो चित्रण सुविधाओं की बाध्यता, इस संबंध में जानकारी को विशेष किशोर पुलिस या स्थानीय पुलिस को जानकारी देगा। मान लीजिए आप देखते हैं कई बार किसी होटल में, किसी लॉज वगैरह में कोई अपराध होता है, तो वहां पे ये बोल रहा है कि जो मालिक वालिक होगा ना इसका, वो क्या करेगा, मीडिया की, स्टूडियो की, फोटो चित्रण वगैरह की, इस तरीके की सभी व्यवस्था उपलब्ध कराएगा। मान लो उनके पास कोई सीसीटीवी कैमरा है, कोई वीडियो उपलब्ध है, तो वो सब उपलब्ध कराएगा। उपलब्ध किसको कराएगा, विशेष किशोर पुलिस को, या लोकल जो पुलिस होती है, स्थानीय पुलिस होती है, उसको इसकी जानकारी देगा। फिर 21 कहता है मामले की रिपोर्ट करने या अभिलिखित करने में विफल रहने के लिए दंड, कि अगर जो मामले की रिपोर्ट करने या अगर विफल रहेगा तो क्या दंड से दंडित किया जाएगा। तो जो कोई व्यक्ति 19(1) और सेक्शन 20 में अपराध करने की रिपोर्ट और 19(2) में अपन मामले को अभिलिखित कर रहे थे ना, उसको लिखित करने में विफल रहता है तो 6 मास तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अगर यही काम कोई कंपनी करती है, कोई कंपनी संस्था है, उसका भारसाधक व्यक्ति होता है, वो रिपोर्ट जो लिखी जाएगी उसको लेखबद्ध करने में, हेल्प करने में विफल रहेगा तो 1 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। फिर कहता है बालक द्वारा यदि अपराध की रिपोर्ट करने में विफलता की जाती है तो मतलब बालक है वो समझ नहीं पा रहा कि भाई क्या चीज हो रही है, अनुवादक भी उपलब्ध करा दिया, सब करा दिया, लेकिन फिर भी अगर उसके द्वारा कोई विफलता की जाती है तो उस बालक को दंडित नहीं किया जाएगा। बालक कौन हो गया यहाँ पे, बालक हो गया 2D में जो हमने बालक पढ़ा है, 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब जो सेक्शन 22 आता है, सेक्शन 22 बोल रहा है मिथ्या परिवाद, मिथ्या सूचना के लिए दंड, कि जो भी कोई परिवाद वगैरह किया गया है वो मिथ्या है, और कोई भी मिथ्या सूचना दी गई है, जो भी गलत सूचना वगैरह दी गई है, उसके लिए कैसे दंड दिया जाएगा। तो जो कोई भी व्यक्ति, धारा 3579 का जिक्र क्यों किया गया है, क्योंकि 3579 के अंतर्गत हमको अपराध बताए गए हैं। उन अपराधों का अगर कोई भी मिथ्या करता है, गलत बात बताता है उनके संबंध में, किसी व्यक्ति को अपमानित करने के आशय से, धमकाने, मानहानि के आशय से ऐसा करेगा तो क्या होगा, 6 मास तक का कारावास, जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और अगर मिथ्या परिवाद या सूचना किसी बालक के संबंध में उपलब्ध कराई गई है तो दंडित नहीं किया जाएगा। मतलब यदि किसी बालक ने ऐसी सूचना कर दी तो उसको दंडित नहीं किया जाएगा। ऐसा क्यों नहीं किया जाएगा, क्योंकि हो सकता है भाई उस बालक को उकसाया गया हो, वो अपने बालकपन में उस बात को समझ नहीं पाया हो, तो इसलिए उसको दंडित नहीं किया जाएगा। अब बालक नहीं होते हुए बालक के खिलाफ मिथ्या परिवाद सूचना अपराध में फंसाने का करेगा तो दंडित किया जाएगा। ठीक है, देखते हैं कितने टाइम दे रखा है, तो किया जाएगा 1 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, अगर वो बालक नहीं है तो, बालक होगा तो कोई दंडित नहीं किया जाएगा, यहाँ पे लिख रहा है। अगर बालक नहीं होगा तो 1 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा, अगर वो क्या करता है, किसी दूसरे व्यक्ति को अपराध में फंसाता है तो। ठीक है, अब ये बात कर रहा है मीडिया के लिए प्रक्रिया, प्रोसीजर फॉर मीडिया। क्या बोल रहा है कि जो कोई भी बालक होगा उसकी ख्याति और निजता का उल्लंघन होता हो तो इस प्रकार की कोई रिपोर्ट या टिप्पणी कोई व्यक्ति नहीं करेगा। जो कोई भी लैंगिक अपराध वगैरह किया गया है, ठीक है ना, आप लोग देखते हैं रहेगी, अगर इनकी कोई भी जो रिपोर्ट होगी वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो क्या होती है, बालक की ख्याति या उसकी निजता को उल्लंघन करती हो। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, किसी भी बालक की कोई पहचान नहीं की जाएगी कि भाई उसका नाम, पता, विद्यालय, पड़ोस, फोटो चित्र, परिवार का ब्यौरा आदि इसमें क्या नहीं डाला जाएगा, मीडिया में नहीं डाला जाएगा। आप देखते हैं कि क्या होता है, किसी अगर बच्ची का रेप वगैरह हो जाता है तो क्या होता है, सबसे पहले यही पता है, नाम नहीं बताएंगे, पता नहीं बताएंगे, फलाना ढीमका जगह की वो जगह है, उस जगह के पास में वो मंदिर है, और मंदिर के पास में वो है, उस पेड़ है, फलाना है, ऐसी ये सब चीजें सब बोलते रहते हैं। लेकिन क्या होता है, नाम नहीं बताएंगे, बाकी सारी चीजें बता देते हैं। तो ये बोल रहा है ना नाम बताएंगे, ना पता बताएंगे, ना स्कूल बताएंगे, ना कुछ भी नहीं बताएंगे। ठीक है, परंतु अगर न्यायालय को लगे कि ऐसा प्रकटन न्याय हित में आवश्यक है तो बालक के हित को ध्यान में रखकर ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, और मीडिया, स्टूडियो, फोटो
फोटो चित्रण सभी संबंधी सुविधाओं का प्रकाशन स्वामी अपने कर्मचारी के द्वारा किए गए कार्य व लोपों के लिए दायित्वाधीन होगा। मतलब क्या होता है कि अगर इस तरीके का काम किया गया है तो क्या होगा कि जो स्वामी होगा वो इसके लिए दायी होगा। अपने अगर किसी कर्मचारी ने उस काम किया है तो उसको स्वामी को इसके लिए दायित्वधीन माना जाएगा। मान लो किसी होटल में इस तरीके का काम किया है, किसी कर्मचारी ने किया है, तो स्वामी को भी उसके लिए दायित्वधीन माना जाएगा उसके कार्य लोपों के लिए। मतलब कोई बात छुपाई गई, ठीक है, या उसको छुपाने के संबंध में कोई काम किया गया तो उसकी बात कर रहा है, तो 6 माह से कम का कारावास नहीं होगा, जो 1 वर्ष तक का हो सकेगा, और जुर्माने दोनों से दंडित किया जाएगा। अब बात करते हैं बालकों के कथनों को अभिलिखित करने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, वो बता रहा है हमको चैप्टर 6 बात कर रहा है 24 से लेकर 27 तक। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन 24 को। सेक्शन 24 कहता है कि बालकों के कथनों को अभिलिखित किया जाना। तो कैसे अभिलिखित किया जाएगा? स्थान पर। कौन से स्थान पर? जहाँ की वो बालक रहता है या उसकी पसंद का कोई स्थान जहाँ पे वो कंफर्टेबल फील करता है कि भाई मैं यहाँ पे अपने कथन अभिलिखित करवा सकता हूँ। ठीक है, कौन करेगा? जो उपनिरीक्षक से अन्यून पंक्ति की जो महिला पुलिस अधिकारी होगी, यहाँ पे होगी जो भी पुलिस अधिकारी होगी वो महिला होगी। ठीक है, एसआई से अन्यून नहीं होगी, मतलब एसआई के लेवल की तो होगी। फिर उसके बाद करता है कि कथन अभिलिखित करते समय पुलिस अधिकारी वर्दी में नहीं होगा, मतलब उसको यूनिफॉर्म में नहीं होना चाहिए, सिविल ड्रेस में होना चाहिए। ठीक है, और अभियुक्त के संपर्क में बालक ना आए जब उसकी परीक्षा की जाए। क्या होगा? जब भी उसकी परीक्षा की जाएगी, कोई कथन अभिलिखित किए जाएंगे तो कहा जाएगा कि भाई जो अभियुक्त है वो उसके सामने नहीं आना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए वो बालक घबरा जाएगा, वो अपने कथन अभिलिखित नहीं कर पाएगा, उसकी बात होती है। रात में बालक को पुलिस स्टेशन में नहीं रोका जाएगा और बालक की पहचान को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाएगा। अब सेक्शन 25 जो आता है वो कहता है मजिस्ट्रेट के द्वारा बालक के कथन अभिलेखन, जो कथन होंगे वो मजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्ड किए जाएंगे। जो मजिस्ट्रेट होगा बालक के द्वारा बोले गए कथन अभिलिखित करेगा। किसके अकॉर्डिंग करेगा? सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी के अकॉर्डिंग करेगा। ठीक है, और अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति यहाँ लागू नहीं होगी कि भाई मान लीजिए किसकी उपस्थिति की बात कर रहा है, जो ऑफेंस कर रहा है व्यक्ति, उसकी उपस्थिति लागू नहीं होगी, मतलब उसका जो अधिवक्ता होगा वो उपस्थित हो, ये आवश्यक नहीं है। और बालक के माता पिता, उसका कोई हित प्रतिनिधि और जो कोई भी होगा उसका संरक्षक वगैरह, उसको एक प्रति दी जाएगी डॉक्यूमेंट्स की, जो किसके द्वारा दी जाएगी? मजिस्ट्रेट के द्वारा दी जाएगी। अब बात करते हैं सेक्शन 26 की। सेक्शन 26 हमको बोल रहा है कथन जो अभिलिखित किए जाएंगे उनके संबंध में अतिरिक्त उपबंध क्या क्या हो सकते हैं। उनके संबंध में अतिरिक्त कथन हो सकते हैं कि भाई माता पिता संरक्षण की उपस्थिति में कथन अभिलिखित की जाए, अनुवादक या दुभाषी की उपस्थिति यानी कि जो ट्रांसलेटर वगैरह होता है वो अवेलेबल करवाया जाए, या अगर जैसे बालक हो गया कोई मानसिक रोग से ग्रसित या कोई शारीरिक निशक्तता आ गई, ठीक है, तो क्या होगा? उसको विशेषज्ञ या कोई डॉक्टर वगैरह जो होगा वो उसको अवेलेबल करवाया जाएगा। और जो बालक का कथन होगा वो श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिकॉर्ड किया जाएगा, मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी उसका कथन लिखित करते समय। ठीक है, तो मिलते हैं अब हमारे लास्ट थर्ड की बारी है, जो क्या बोल रहा है हमको कि ये जो सेक्शंस कवर करेगा ये शुरू करेगा 27 से, क्योंकि इससे पहले जो हम सेक्शन देख के आए हैं वो 26 तक देख के आ चुके हैं। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के अंदर हमने 26 सेक्शन तक कवर कर दिए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या बोल रहा है ये सेक्शन बोल रहा है बालक की चिकित्सकीय परीक्षा, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ चाइल्ड। तो उस बालक की चिकित्सकीय परीक्षा जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है, किसी बात के होते हुए भी क्या करेगा? जो बालक की चिकित्सकीय परीक्षण होगा दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि हमारी जो सीआरपीसी है 1973 उसकी धारा 164 के अनुसार होगी, जहां की अगर एफआईआर या परिवाद किया गया हो या नहीं इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर जो होगा कि जो पीड़ित बालिका हो तो चिकित्सकीय परीक्षण किसी महिला डॉक्टर के द्वारा ही किया जाएगा, और ऐसे परीक्षण के समय उसके माता पिता, संरक्षक या उसका कोई हित प्रतिनिधि होगा वो वहां पर उपस्थित होगा। और जहां पर अगर कोई माता पिता है, उसके कोई संरक्षण है या फिर कोई जो हित प्रतिनिधि वगैरह है, कोई अगर उपस्थित नहीं होगा तो जो चिकित्सकीय परीक्षा की जाएगी वो चिकित्सक संस्था के प्रमुख द्वारा किसी महिला की उपस्थिति में ही की जाएगी। ठीक है, अन्यथा नहीं की जाएगी। अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं हम अगले चैप्टर की। अगला चैप्टर है चैप्टर 7 जो बात करता है विशेष न्यायालयों के बारे में यानी कि स्पेशल कोर्ट्स के बारे में। कहां से कहां तक सेक्शन कवर कर रहा है? सेक्शन कवर कर रहा है 28 से लेके 32 तक।
जब हमने डेफिनेशन क्लोज देखा था, सेक्शन 2 देखा था, तो उसमें आया था एक सेक्शन 2L। एल क्या बोल रहा था? विशेष न्यायालयों की बात कर रहा था, यानी कि स्पेशल कोर्ट्स की बात कर रहा था। तो जो सबसे पहले सेक्शन इसका आता है सेक्शन 28। सेक्शन 28 बोलता है विशेष न्यायालयों को अभिहित किया जाना। इसका मतलब होता है डेजिग्नेशन ऑफ स्पेशल कोर्ट्स की बात कर रहा है। किस लिए किया जाएगा? शीघ्र विचारण करने के लिए किया जाएगा। कौन करेगा? स्टेट जो गवर्नमेंट होगी, विद कंसेंट ऑफ हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के द्वारा इसके का क्या किया जाएगा? विशेष न्यायालयों को अभिहित किया जाएगा। और अधिसूचना के द्वारा इस अधिनियम के लिए अपराधों का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय किसी विशेष न्यायालय को अभिहित करेगी। सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय अभिहित किया जाएगा। मतलब यदि कोई सेशन न्यायालय बालक न्यायालय के रूप में पहले से ही बना हुआ हो, बालक संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अनुसार, तो वह इस अधिनियम के अधीन बालक न्यायालय ही होगा। ठीक है। और पॉक्सो में विचारण करते समय न्यायालय सीआरपीसी जो 1973 है उसके अपराधों के संबंध में विचारण कर सकेगा। मतलब ट्रायल उसी के अकॉर्डिंग की जाएगी, मतलब सीआरपीसी के अकॉर्डिंग की जाएगी। जहां विशेष न्यायालय को अधिकारिता होगी कि वह आईटी एक्ट 2000 की धारा 67B के अधीन किसी अपराध का बालकों को चित्रित करने वाली लैंगिक प्रकटन सामग्री प्रकाशन परीक्षण व उपयोग सुकर बनाने के संबंध में विचारण की अधिकारिता होगी। यहाँ पे क्या दे रखा है? आईटी एक्ट को 2002 है, उसको पावर दे रहा है। ठीक है। किसके संबंध में? ट्रायल के संबंध में। अब आता है सेक्शन 29। सेक्शन 29 बोल रहा है कतिपय अपराधों के बारे में उपधारणा। उपधारणा के बारे में बात कर रहा है 29। क्या बोल रहा है ये? कि प्रिजम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंसेस। कौन कौन से ऑफेंसेस की बात हो रही है यहाँ पे? कि यहाँ पे जो सेक्शन 3579 है, 3579 ही क्यों लिया गया है? क्योंकि जब हम देखा था चैप्टर 2 में जो अपराध दिए गए थे, ये उनका उल्लेख कर रहा है। 3 से लेके जो हमारे अपराध थे उनके बारे में बात कर रहा है, 3 to 12। ठीक है। इन अपराधों की बात कर रहा है, इसमें इनके दंड भी शामिल हो चुके हैं। ठीक है। तो जो 3, 5, 7 के अधीन अपराधों की न्यायालय उपधारणा करेगा कि ऐसा अपराध किया गया है और उसका दुष्पीड़न या प्रयत्न किया गया है। इनके अपराध के संबंध में, इसके दुष्पीड़न के संबंध में, इनके प्रयत्न के संबंध में न्यायालय उपधारणा करेगा जब तक कि ये साबित नहीं किया जाता कि ऐसा अपराध नहीं किया गया है। अब क्या बात करता है सेक्शन 30? सेक्शन 30 कहता है आपराधिक मानसिक दशा के बारे में, कि ऐसा माना जाएगा कि वहां पे मैंसरिया विद्यमान थी। मतलब जब अपराध किया गया था बालकों के संबंध में, तो उस टाइम माना जाएगा कि जिसने वह अपराध किया है उसके दिमाग में मैंसरिया थी, उसका मानसिक आशय ऐसा था अपराध करने का। ठीक है। फिर सेक्शन 31 बात करता है कि भाई विशेष न्यायालय के समक्ष कार्रवाइयों को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का लागू होना, यानी कि जो दंड प्रक्रिया संहिता है हमारी सीआरपीसी 1973 है, उसके प्रावधान पॉक्सो पर भी लागू होंगे। विशेष न्यायालय को सेशन न्यायालय समझा जाएगा और विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन का संचालन करने के लिए एक व्यक्ति लोक अभियोजक होगा। लोक अभियोजक क्या होता है? लोक अभियोजक होता है एपीपी। ठीक है, इसको बोलते हैं एपीपी होगा। तो ठीक है, अब आगे बात करेंगे। अब आता है सेक्शन 32। सेक्शन 32 बात कर रहे हैं हमें विशेष लोक अभियोजक के बारे में। क्या बोल रहा है? कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नोटिफिकेशन जारी करके इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग विशेष न्यायालय के लिए, स्पेशल कोर्ट्स के लिए एक लोक अभियोजक यानी कि पीपी अपॉइंट करेगी। ठीक है। लोक अभियोजक की योग्यता क्या होगी? लोक अभियोजक की योग्यता होगी कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। अधिवक्ता क्या होता है? लॉयर होता है, वकील होता है, जो कोर्ट में प्रैक्टिस करता है वो व्यक्ति होता है। ठीक है। कितना अनुभव होना चाहिए? इसको 7 साल का अनुभव होना आवश्यक है। और यहाँ का एपीपी सीआरपीसी के 2U में भी एपीपी माना जाएगा। यहाँ पे जिस एपीपी को डिफाइन किया गया है और जो सीआरपीसी में सेक्शन 2U के अंतर्गत पीपी डिफाइन किया गया है उसके बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे तो 7 साल आती है। ठीक है ना। कम से कम कितना अनुभव होना चाहिए? 7 साल का। लेकिन जब हम सीआरपीसी के अंतर्गत प्रोविजंस देखते हैं ना, सीआरपीसी में प्रोविजंस, तब कहता है कि भाई 10 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। ठीक है। अब आगे बात करेंगे। अब आता है हमारा चैप्टर 8। चैप्टर 8 बात करता है सेक्शन 33 से लेके 38 तक विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया यानी कि प्रोसीजर। किसका प्रोसीजर बात कर रहा है? स्पेशल कोर्ट्स की। शक्तियां यानी कि पावर, तथा साक्ष्य का अभिलेखन यानी कि साक्ष्य को रिकॉर्ड करना, एविडेंस को रिकॉर्ड करना। ठीक है। सेक्शन 33 क्या बोल रहा है? विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियां, स्पेशल कोर्ट की जो पावर्स होंगी, प्रोसीजर होगा, वो बता रहा है। यहाँ पे टोटल कितने पॉइंट है? यहाँ पे टोटल पॉइंट है 9। मतलब सेक्शन 33 है, इसके अंतर्गत 9 क्लोजेस दिए गए हैं
जिनमें हमको बताया गया कैसे कैसे काम होगा। तो क्या होगा कि कोई विशेष न्यायालय ऐसे अपराधों की शिकायत प्राप्त होने पर या पुलिस रिपोर्ट पर किसी भी समय अपराध का संज्ञान ले सकेगा। कौन लेगा संज्ञान? विशेष न्यायालय लेगा। क्या करेगा? फिर बालक की परीक्षा करेगा, विचारण के दौरान विराम देगा उसको। कैसे देगा विराम? भाई बालक से प्रश्न पूछ रहा है, उसको लगता है कि भाई बालक को विराम की यानी कि उसको ब्रेक की आवश्यकता है, तो उसको थोड़ी देर आराम करने की सलाह देगा। उसके लिए क्या करेगा? प्रश्न पूछने के समय पे मित्रतापूर्ण उसके लिए वातावरण तैयार करेगा, फ्रेंडली एनवायरनमेंट तैयार करेगा। और बालक को न्यायालय में साक्ष्य देने के लिए बार बार नहीं बुलाएगा। मतलब आपने एक बार बुला लिया ठीक है, अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरी लगता है तो दोबारा बुलाओ, अन्यथा क्या करेगा? कोशिश करेगा कि उसका जो साक्ष्य होगा वो एक बार में ले लिया जाए। विचारण के दौरान उससे आक्रामक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, उसका चरित्र हनन होने के संबंध में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, और बालक के संबंध में गरिमा बनाए रखेगा। अन्वेषण व विचारण के दौरान बालक की पहचान प्रकट नहीं करेगा, और अगर ऐसा प्रकट भी किया जाता है तो न्यायालय की अनुमति से ही किया जा सकेगा केवल, और उसको विहित प्रतिकर का संदाय किया जाएगा। ठीक है, और सेशन न्यायालय की जो शक्तियां होंगी वैसी की वैसी पावर होगी हमारे स्पेशल कोर्ट के पास में। ठीक है, स्पेशल कोर्ट होता है उसके पास में ये पावर्स होंगी। अब जो हमारा सेक्शन 34 आ रहा है वो बता रहा है कि भाई बालक के द्वारा अपराध किए जाने और विशेष न्यायालय द्वारा आयु का अवधारण करने के मामलों में प्रक्रिया। क्या किया जाएगा कि अगर किसी बालक ने अपराध किया है और कोई आयु का निर्धारण करना है तो स्पेशल कोर्ट कैसे कैसे अपनी पावर्स का यूज करेंगे ये बता रहा है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया जाता है तो जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, जेजे एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग क्या की जाएगी? कार्रवाई की जाएगी। हमने जब माइनर एक्ट्स करे हैं तो उनमें हमने जेजे एक्ट को भी कर लिया है। तो जिन जिन लोगों ने जेजे एक्ट नहीं किया है वो लोग जाके हमारे लेक्चर्स के थ्रू जेजे एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मोस्टली हमारे सारे माइनर एक्ट्स हो चुके हैं, कुछ एक बचे हुए हैं जिनको हम जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि कोई व्यक्ति अगर बालक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करेगा? विशेष न्यायालय के द्वारा किया जाएगा आयु का निर्धारण, कि वो व्यक्ति बालक है कि नहीं। अब इसका एक पॉइंट क्या बोल रहा है कि भाई स्पेशल कोर्ट के द्वारा कोई दिया गया ऑर्डर केवल इस आधार पर ही इनवैलिड नहीं हो जाएगा कि उस एज के बारे में कोई विवाद उत्पन्न हो जाए। अगर ऑर्डर दे दिया तो ठीक है, लेकिन अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाए इस वजह से क्या नहीं होगा कि उसको ऑर्डर जो पास किया उसको इनवैलिड घोषित नहीं करेंगे। अब बात करते हैं सेक्शन 35 की। सेक्शन 35 बोलता है बालक के साक्ष्य को अभिलिखित करने व मामला निपटाने की शक्ति किसके पास होगी? बालक के साक्ष्य को स्पेशल कोर्ट के द्वारा 30 दिन के अंदर अंदर अपराध का संज्ञान लेने से, मतलब अपराध का संज्ञान लिया है तब से 30 दिन के अंदर अंदर क्या करा जाएगा? उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, उसके कथन वगैरह को, साक्ष्य वगैरह को अभिलेखित किया जाएगा। और अगर किसी तरह की देरी होती है तो उस देरी के कारणों को अभिलेखित किया जाएगा। और विशेष न्यायालय अपराध का संज्ञान के लिए किए जाने की तारीख से 1 वर्ष के भीतर विचारण को पूरा करेगा। क्या बोल रहा है कि जब अपराध किया गया है, उसका संज्ञान ले लिया गया है, तो संज्ञान लेने के बाद से विशेष न्यायालय क्या करेगा? 1 वर्ष के भीतर यानी 1 ईयर के अंदर क्या करेगा? ट्रायल को पूरा करेगा, विचारण को पूरा करेगा। अब जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है सेक्शन 36 क्या बोल रहा है? साक्ष्य देते समय बालक का अभियुक्त को ना दिखाना। इसका मतलब हो गया कि जो विशेष न्यायालय होगा, स्पेशल कोर्ट होगा, ये सुनिश्चित करेगा कि भाई जो बालक है किसी भी प्रकार से साक्ष्य को अभिलेखित करते समय अभियुक्त के सामने नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हो गया? जो विशेष न्यायालय है ना, साक्ष्य देते समय अभियुक्त के सामने बालक को नहीं लाएगा। क्या होगा कि बालक क्या होता है? कोमल वयस्क मन का होता है, फिर वो क्या होता है कि वो डर जाए कहीं कि भाई अभियुक्त के सामने अपनी बात नहीं रख पाए, तो इसलिए क्या किया जाएगा? अभियुक्त को और बालक को एक दूसरे से दूर रखा जाएगा। और जो बालक का कथन होगा वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, एकल दृश्य पर्दा आदि के माध्यम से अभिलेखित किया जाएगा। अब इसके बाद आता है सेक्शन 37। सेक्शन 37 हमको बोल रहा है विचारण का बंद कमरे में संचालन। ठीक है, क्या बोल रहा है? विचारण को कहाँ किया जाएगा? बंद कमरे में। कैमरा ट्रायल की बात कर रहा है। बालक का जब विचारण बंद कमरे में किया जाएगा तो माता पिता, उसका संरक्षक या कोई हित प्रतिनिधि जो उससे वैश्वासिक संबंध रखता हो, ठीक है, उसके द्वारा क्या किया जाए? उसकी उपस्थिति में ही क्या किया जाएगा? ट्रायल की जाएगी ना, जो विचारण बंद कमरे में, वो उनके सामने किया जाएगा। और जहां बालक की परीक्षा न्यायालय से भिन्न किसी स्थान पर होती है तो वहां पर सीआरपीसी के सेक्शन 284 के उपबंधों का अनुसरण किया जाएगा। अगर बालक की परीक्षा न्यायालय में नहीं की गई, किसी अन्य स्थान पर की गई है, तो जो 284 ये सेक्शन है हमारे सीआरपीसी का, उसको फॉलो किया जाएगा, ये बता रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 38 की। 38 क्या बोल रहा है? ट्रांसलेटर के बारे में, कि बालक का साक्ष्य अभिलेखित करते समय किसी दुभाषा विशेषज्ञ की सहायता लेना। ट्रांसलेटर की अवेलेबल कराने के लिए बोल रहा है। क्यों भाई कई समय क्या होता है, कोई बालक होता है वो नहीं समझ पाता कि भाई वो सामने वाला व्यक्ति मेरे से क्या प्रश्न पूछ रहा है, तो उसके लिए किसी दुभाषिया
या विशेषज्ञ की सहायता उपलब्ध कराने की बात कर रहा है। तो अनुवादक या दुभाषिया साक्ष्य अभिलेखित करते समय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी यदि असक्षम बालक है, मान लो मानसिक रूप से असक्षम है, शारीरिक रूप से असक्षम है, तो विशेषज्ञ की सहायता उपलब्ध की जाएगी और फीस के साथ। मतलब जो विशेषज्ञ वगैरह है उनको फीस दी जाएगी, ऐसे ही वो साक्ष्य रिकॉर्ड करने के लिए नहीं आ जाएंगे, उनको फीस वगैरह दी जाएगी प्रॉपर तरीके से। अब फाइनली पॉक्सो बोल रहा है मेरे को बाय बाय कर दो। क्यों बाय बाय कर दो? क्योंकि आ गया चैप्टर 9। चैप्टर 9 किसके संबंध में है? प्रक्रियण के संबंध में। प्रक्रियण क्या होता है? मिसक्लिनियस होता है। जब भी हम किसी एक्ट को देखते हैं उसका लास्ट चैप्टर आता है तो वही बोलता है प्रक्रियण। प्रक्रियण क्यों होता है भाई? जो कुछ भी बचा कुचा सामान होगा ना वो प्रक्रियण अपने पास रख लेता है कि भाई कुछ भी कहीं पे भी नहीं रखा जा रहा तो लाओ मेरे अंदर दे दो, मतलब मेरे चैप्टर के अंदर डाल दो इसको। ठीक है, तो ये बोल रहा है सेक्शन 39। सेक्शन 39 क्या बोल रहा है? विशेषज्ञ आदि की सहायता लेने के लिए बालक के लिए मार्ग निर्देश। राज्य सरकार नियमों के अधीन रहते हुए बालकों के विकास के लिए मार्ग निर्देश तैयार करेगा और इसके लिए गैर सरकारी संगठन जो होंगे, विशेषज्ञ जो होंगे, कोई मनोवैज्ञानिक होंगे, उन सामाजिक कार्य वगैरह करते होंगे, चिकित्सा स्वास्थ्य आदि का अनुभव वगैरह होगा, उनकी सहायता लेगा इस तरीके का काम करने के लिए। और 40 में क्या करेगा? विधिक काउंसलर की सहायता बालक को उपलब्ध कराएगा। सीआरपीसी 1973 के 301 के परंतु के अधीन उपलब्ध कराएगा। बालक विधिक काउंसिल की सहायता लेगा और अगर वो क्या होगा, विधिक काउंसिलर के वकील की फीस वहन नहीं कर सकता है तो जो विधिक प्राधिकरण होगा वो उसको वकील उपलब्ध करवाएगा। निःशुल्क विधिक सहायता का प्रोविजन सुना होगा ना आप लोगों ने, ये उसी की बात कर रहा है। फिर आता है सेक्शन 41। सेक्शन 41 कहता है कतिपय मामलों में सेक्शन 3 से लेकर 13 तक उपबंधों का लागू ना होना। बालक की चिकित्सा परीक्षा के संबंध में तब तक लागू नहीं होंगे जब ऐसी चिकित्सा परीक्षा उपचार माता पिता संरक्षण की सहमति से किए जा रहे हों। ठीक है, उनकी बात कर रहा है ये। इसका मतलब हो गया कि भाई जो 3 से 13 तक के उपबंध लागू नहीं होंगे जब तक कि ऐसी चिकित्सक की परीक्षा माता पिता या कोई संरक्षण हो, कोई विधिक प्रतिनिधि हो, उसके सामने नहीं किए जा रहे हो, उनकी सहमति से नहीं किए जा रहे हो। अब आ गए छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने सेक्शन। क्या बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं सेक्शन 42 के बारे में। सेक्शन 42 क्या बोल रहा है? अनुकल्पित दंड के बारे में, अल्टरनेटिव पनिशमेंट के बारे में, कि जहां कोई व्यक्ति कई विधियों के अंतर्गत दंडनीय हो तो उस व्यक्ति को ऐसे दंड से दंडित किया जाएगा जो मात्रा में ज्यादा हो। ज्यादा पनिशमेंट की बात कर रहा है यहाँ पे, कम की पनिशमेंट की बात नहीं कर रहा, ज्यादा की बात कर रहा है। फिर आता है सेक्शन 42 क, एक ही बात कर रहा है कि अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में ना होना। इस सेक्शन को भी आपने कई बार देखा होगा, मोस्टली एक्ट्स में डाला हुआ होता है ये वाला सेक्शन। ठीक है ना। फिर आता है सेक्शन 43। सेक्शन 43 कहता है अधिनियम के बारे में लोक जागरूकता। कौन करेगा ये अधिनियम के बारे में लोक जागरूकता? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, या फिर दोनों मिलकर कर लेंगी। ठीक है। फिर इसके बाद आता है अधिनियम के क्रियान्वयन की मॉनिटरी। अधिनियम के क्रियान्वयन की मॉनिटरी की जाएगी राष्ट्रीय आयोग के द्वारा, राज्य आयोग के द्वारा, ये बता रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय आयोग या फिर राज्य आयोग के द्वारा किया जाएगा। फिर आता है नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। फिर 46 आता है कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। किसी भी तरीके की जो कठिनाई होगी ना वो दूर करने की सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होगी। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारे पॉक्सो की। ठीक है, किसके संबंध में होता है पॉक्सो एक्ट? बालकों के संबंध में होता है। बालकों को कहाँ डिफाइन कर रखा है? 2D में। कौन से वाले बालक आते हैं? 18 वर्ष से कम आयु के बालक। कौन कौन से अपराध किए जाते हैं? चैप्टर 2 में जो अपराध दे रखे हैं। पनिशमेंट कहाँ दे रखा है? वो भी चैप्टर 2 में दे रखा है। ठीक है, कौन सा कोर्ट करेगा इसको एग्जामिन? स्पेशल कोर्ट करेगा। ठीक है, क्या यहाँ पे लोक अभियोजक की पॉइंट्स को दे रखा है? जी हाँ, यहाँ पे भी एपीपी के प्रोविजंस को दे रखा है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए डीलर जंक्शन के साथ। और जिन लोगों ने पहले इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देख रखा है, पहले आप इनको पार्ट 1 पार्ट 2 को देख के आइए। इनको अच्छे से कवर करने के बाद अपने एक्ट के साथ इनको कवर कीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो नोट करते हुए चलिए, अपना फास्ट रिवीजन करिए इस एक्ट के साथ, पढ़ाई करते रहिए, एग्जाम जल्दी आने वाला है। ठीक है, तो जुड़े रहिए डीलर जंक्शन के साथ। थैंक यू सो मच।